Good morning. I am Anil Ojha and I am going to teach history for class 10th and chapter 1st. And the name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. And today I am going to teach part 6b. And I have told you 6a, unification of Germany. And unification of Germany, one great personality, Ottoman Bismarck. What did he do at that time for the unification of Germany? I have told you. And today we are going to understand यूनिफिकेशन ऑफ इटली. यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. मिड 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट. 7 राज्यों में मिड 19th सेंचुरी में बटा हुआ था. और इस मैप के माध्यम से थोड़ा हम और आसानी से समझ लेंगे. ये इटली का मैप है बिफोर यूनिफिकेशन 1858 है. इटालियन स्टेट, इसमें नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एंड सेंटर बाय पोप एंड बर्बन किंग ऑफ स्पेन. जो किंगडम टू सिसिली, यहाँ पे 2 सिसिली हैं. और यहाँ पे सार्डिनिया, पिडमेंट, जो इटालियन प्रिंसली हाउसेस शासन किया करते थे. उस समय की स्थिति यह थी कि जो सार्डिया पिडमेंट के शासक थे वही मुख्य रूप से इटली के शासक थे. बट यहाँ पे जो स्थिति थी ये अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था. यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज भी उतनी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी. और इटालियन लैंग्वेज पूर्णतः वहाँ के लोगों को जानकारी नहीं थी. और मेनी रीजनल क्षेत्र थे, लोकल वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा थे. तो यहाँ पे जो शासक थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड, he thought he was the king of Sardinia Piedmont, that if we unified Italy, we could develop in the sphere of economics, in the sphere of culture and everything. हर एक तरह से हम लोग मजबूत हो जाएंगे अगर हम सार्डिनिया पिडमेंट के शासक और ये नॉर्थ ऑस्ट्रियन और सेंटर पोप और बर्बन किंग का, जहाँ स्पेन के बर्बन किंग फ्रांस में भी थे, लेकिन यहाँ पे बर्बरियन किंग ऑफ स्पेन के थे. अगर ये सारा यूनिफिकेशन कर दिया जाए तो श्योरली दे वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन यूरोप कॉन्टिनेंट. इसके लिए 1 by 1 हम समझें कि किस तरह से हुआ. इसमें आपका प्रश्न बन सकता है. यूनिफिकेशन ऑफ इटली में अगर लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसको आप ध्यान से समझें और सारा जवाब दे सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे तो इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि इस यूनिफिकेशन में किन किन लोगों ने रोल अदा किया. हाउ मेनी पर्सनालिटीज हैव हैड डन फॉर यूनिफाइड इटली. मुख्य रूप से इसमें 4 पर्सनालिटियाँ हैं. चारों पर्सनालिटी के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे. फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द रोल ऑफ जिसेपी मैज़नी के बारे में हम आपको इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं. मैज़नी रिवोल्यूशनरी थे. उन्होंने 2 सेक्रेट सोसाइटी बनाई थी. 1 सेक्रेट सोसाइटी इटली, यंग इटली एंड अदर यंग यूरोप. ये सेक्रेट सोसाइटी चूंकि लिबरल थे और ये कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में इन्होंने इस तरह की भूमिका निर्वाह की और इटली को यूनिफाइड करने में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका रही है. यद्यपि इनकी जो दोनों सोसाइटी थी, इन्होंने अंतिम रूप से परिणाम सफलता का नहीं प्राप्त किया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी बातें वो ऐसी छोड़ गए जिसका कि प्रभाव दूर दूर तक यहाँ पड़ा. और इन्होंने जो इनकी 2 सोसाइटियाँ थी 1831 में इन्हें एक्साइल कर दिया गया. और दूसरे जो थे 1848, दोनों रिवोल्यूशनरी समाप्त हो गए और वो सफल नहीं हुए. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कहा जा सकता है कि इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया. जैसे हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो भारत की बात की जाए तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर कई लोग आए, सन्यासी विद्रोह हुआ. फिर 1857 में फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ जिसमें कि
मंगल पांडे थे, तात्या पांडे थे, इन लोगों की एक कड़ी रही है भारत को आज़ाद कराने में। ऐसा तो नहीं है कि आज़ाद हो पाया भारत, बट उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी और यह एक कड़ी लगातार बनी रही और उसके बाद उनके नेतृत्व में तो नहीं, लेकिन अंतिम रूप से भारत आज़ाद हुआ। लेकिन उनके नाम और उनके योगदान को भारतीय इतिहास नहीं भुला सकता है। उसी तरह से इन क्रांतिकारियों के अंतर्गत जैसे मैजनी है, इनके भी कार्य को इटली नहीं भुला सकता है। सेकेंड रोल ऑफ कैवोर को देखा जाए, कैवोर जो थे चीफ मिनिस्टर ऑफ पिडमेंट 1852 में बने थे और इनको बनाया गया था वहाँ के शासक इमैनुअल सेकेंड द्वारा। ये न तो डेमोक्रेट थे और न ही ये रिवोल्यूशनरी थे। इनका एक एम था, वो जो नॉर्थ ऑस्ट्रियन हंगरी में इस पे कब्जा करना था, नॉर्थ हिस्सा को, और नॉर्थ हिस्सा को कब्जा करने के लिए इनका एक ही उद्देश्य था कि डिप्लोमेटिक तरीके से बहुत अच्छे माहिर थे। ही वॉज वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन एंड ही हैज ए गुड रिलेशन विद फ्रांस एंड ही टुक द हेल्प ऑफ फ्रांस एंड he becomes success to free the north area of the Italy, means जो ऑस्ट्रिया से मुक्ति कराए और ये नॉर्थ हिस्सा को आज़ाद कराने में इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डिनिया के थे। नॉर्थ इटली तो आज़ाद हुआ। देन अदर नेम वी कैन से गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी क्या थे? ये भी हीरो ऑफ रेड शर्ट के थे, जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के अंतर्गत आता है। इन्होंने भी बहुत ही मेहनत किया और इनके मेहनत को भुलाया नहीं जा सकता है। ही वॉज ए ग्रेट पर्सनालिटी एट दैट टाइम। और इन्होंने जो टू सिसली है इसमें साउथ में, टू सिसली पर उन्होंने ड्राइव आउट किया, वहाँ से पीजेंट की मदद से, वहाँ के किसानों की मदद लिया एंड ही स्टार्टेड मार्चिंग टू ड्राइव आउट ऑफ स्पेनिश। और यहाँ से जाकर उन्होंने दोनों सिसली में उसकी लड़ाई की और वहाँ से मुक्त कराया। अब स्थिति यह है कि जब यूनिफिकेशन में अंतर्गत जब नॉर्थ ऑस्ट्रिया हो गया, नॉर्थ इटली हो गया, जिसे कि नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग से छुटकारा दिला दिया गया, फिर साउथ हो गया और खुद ये सार्डिनिया पिडमेंट के थे, तो अब बात बच गई सेंट्रल हिस्सा। तो सेंटर जो पोप के द्वारा रूल्ड किया जाता था, उस शासन को कैसे आजादी मिली? इस शासन के अंतर्गत जैसे ये कहा जाए कि नॉर्थ जब इटली में मिल गया, साउथ भी इटली, ये यूनिफिकेशन हो गया, ये स्वयं था। तो इन लोगों ने महसूस किया कि स्थिति यह है कि जब चारों तरफ से सब लोग यूनिफाइड हो गए हैं, तो हम क्यों ना यूनिफाइड हो, और ये खुद ही सरेंडर कर दिए और इसके बाद इन्होंने खुद अपने को यूनिफाइड हुआ। तो इस तरह से ये पूरा इटली को यूनिफिकेशन के अंतर्गत माना जाता है। अब हम विक्टर इमैनुअल सेकेंड के बारे में जाने। जब इस तरह यूनिफाइड हुआ तो इन 1861 में प्रोक्लेम्ड हुआ फर्स्ट इटालियन पार्लियामेंट। उन्होंने, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने वहां पे एम्परर घोषित किया। किसे एम्परर घोषित किया? तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड। इमैनुअल सेकेंड को यूनाइट करके घोषित कर दिया गया। चूंकि एक विडंबना थी कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, वहाँ के जो पीजेंट थे उनको ये भी नहीं पता था कि हम विद्रोह किस बात के लिए करा रहे हैं। इमैनुअल सेकेंड के चीफ मिनिस्टर जो कैवूर थे, कैवूर को उन्होंने आज़ादी के लिए भेजा था, साउथ पार्ट को आज़ाद करा दिया जाए एंड दे शुड इमेनिशिएट फ्रॉम द बर्बन किंग ऑफ द स्पेन। तो वहाँ पे इस तरह के इटली एक वर्ड का प्रयोग किया गया, जैसे ला टालिका। ला टालिका इटालियन शब्द है, इसको इटली बोलेंगे। जैसे हम लोग भारत माता बोलते हैं, भारत माता की जय, हमारे सेना में बोला जाता है, किसी चीज़ में जोश लाने के लिए बोला जाता है। उस तरह से वहाँ के पीजेंट अगर देखा जाए तो उस पीजेंट ने वहाँ पे उस आज़ादी की बात कही एक जोश भरे नारों के साथ। दे वेंट देयर एंड उन्होंने ला टालिका मीन्स, उनका सेंस था कि जो इमैनुअल वाइफ है
उनको वहाँ से मुक्ति करा दी जाए, हो सकता है कि उनको कैद हुआ है, इस तरह की बातें थी। तो हमने इटली के यूनिफिकेशन के बारे में आज जाना। इसके अंतर्गत ये मुख्य रूप से 4 पर्सनालिटीज़ हैं और इसमें मैजनी जो थे, कैवूर, गैरिबाल्डी और इमैनुएल सेकंड, इन सब के नामों को आप लोग मन में बैठाएं, दिमाग में बैठाएं, नोट करें और इसमें से प्रश्न बनते हैं तो उसको याद करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेंज ऑफ ब्रिटेन पढ़ेंगे। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, वैसे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन स्ट्रेंज केस मीन्स क्या होता है, विचित्र केस, तो इसलिए उसकी चर्चा विस्तृत कही गई है क्योंकि वहाँ पे इस तरह की क्रांतियाँ नहीं हुई हैं। आई विल टेल यू अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन इन नेक्स्ट वीडियो। दे टुक वेरी पीसफुल रिवोल्यूशन, यू कैन से, उसको गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं, 1688 में हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में बैठाएंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इस क्वेश्चन में समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल श्योरली गिव द आंसर एंड सेटिस्फाइड।